नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर को हम कवर कर देंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आएगी। इसमें आपके पास इवैल्यूएशन, असेसमेंट, सुमेटिव, फॉर्मेटिव एंड आपके पास पोर्टफोलियो एंड SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपके पास आएगी। डेफिनेशंस इनकी आपके पास आएगी एंड आपके पास कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन आएगी। एंड कौन कौन से रेफरेंस के ऊपर आप लर्निंग करते हो, असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है, ये सारी की सारी टर्म जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिव, सुमेटिव एंड पोर्टफोलियो से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करूंगा। इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तकरीबन 22 चैप्टर हैं, तो आज हाफ चैप्टर जो है हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसके जो भी टर्म्स बचती है वो इम्पॉर्टेंट वो आपके साथ स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। अब अगर आपको मैं इवैल्यूएशन सिंपल शब्दों में समझाऊं, क्योंकि थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है तो थ्योरी के ऊपर नहीं चलेंगे। तो इवैल्यूएशन होती क्या है, आप चेक करोगे कि हम किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो कितना उस चीज़ को सीखा है। मान लीजिए कि किसी को केवल 50% नॉलेज है, हमने उसको सिखाया, उसकी नॉलेज एनहांस हो गई 75%। इट मीन उसने 25% जो है गेन किया है, तो उसे आप इवैल्यूएशन कह सकते हैं। अब इवैल्यूएशन भी डिफरेंट टाइप से होती है। अब इवैल्यूएशन की टर्म आती है लर्निंग में, कि आपने कितना सीखा, आप यही चेक करते हो। अब हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं फॉर लर्निंग को चेक करने के लिए। हम उसे चेक कर सकते हैं कि उसने कितनी एक्वायर यानी कितनी नॉलेज गेन की है, उसके जो बिहेवियर है उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, उसकी जो करंट नॉलेज है उसमें कितना चेंज आया है, क्या उसकी स्किल्स में कोई चेंजेस हुए हैं कि नहीं, या उसके जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं, उसके एटीट्यूड को चेक कर सकते हैं। यानी लर्निंग जो है हर एक फील्ड को कवर करती है आपके पास। ओके, तो बेसिक्स है इवैल्यूएशन से रिलेटेड कि आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। जिस तरह आप स्कूल्स में देखते होंगे इवैल्यूएशन किस तरह से प्रोसीड होती है, कि एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वाइवास लेते हैं, उनको काम देते हैं, क्वेश्चनिंग की जाती है। वहाँ से हम चेक करते हैं कि जो हमें उन्हें सिखा रहे हैं क्या उन्हें वो समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद सबसे पहले टर्म आती है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन क्या है, तो इवैल्यूएशन क्या हो गई आपके पास, एजुकेशन इज अ कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस एंड थस नीड टू कंटिन्यूसली इवैल्यूएट। कि अब एजुकेशन क्या है, आपके पास कंटिन्यूस प्रोसेस है तो उसे कंटिन्यू चेक भी करना पड़ेगा। तो किस तरह चेक करते हैं हम, सबसे पहले एजुकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है उसके बेस के ऊपर बच्चे को ट्रेन करते हैं एंड फिर इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे के ऊपर उसका कितना इफेक्ट पड़ा है। अगर उसको पूरी तरह समझ नहीं आया है तो अगेन हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद दोबारा बच्चे को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाएंगे, फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है कि नहीं। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है या सब्जेक्टिव हो सकती है, वो इन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो ये आपके पास ट्राइंगल ऑफ इवैल्यूएशन है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप इन थ्योरीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ से कॉपी करके या फोटो इनका क्लिक करके आप इनको पढ़ सकते हैं, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, टर्म्स तो दोनों की दोनों एक है, इवैल्यूएशन भी वही मीनिंग है, असेसमेंट भी वही मीनिंग है, बट इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो आइए जानते हैं। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ थिंकिंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। थस असेसमेंट ऑफ टीचिंग मीन मेजरमेंट ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस से मीनिंग कि असेस किया है आपने, जैसे हम किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, जैसे बच्चे को कोई लेसन लर्न करवा रहे हैं, उसे कुछ फॉर्मूलेज याद करवा रहे हैं, तो हम वहाँ पे जांचेंगे कि जो हम एक्टिविटीज़ उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं वो कितनी हेल्पफुल है, कितनी इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए, क्या उन्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। एंड जो इवैल्यूएशन है आपके पास वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग अ थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ जजमेंट। अब और जो इवैल्यूएशन है आपके पास वो एज ए जजमेंट हम वर्क करते हैं, कि जैसे हम किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो ऊपर तो हमने देख लिया कि वो कितनी प्रभावशाली है,
क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। और जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन में हम टीचिंग को जांचेंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो मेथड इफेक्टिव है कि नहीं, और हम जजमेंट पास करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, तो इनमें दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है आपके पास असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में। इसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव से रिलेटेड एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है। फॉर्मेटिव में किस तरह से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर्मेटिव में आपके पास टेस्ट होते हैं, इवैल्यूएटिंग असाइनमेंट्स होती है, असेसिंग प्रोजेक्ट होते हैं, मेकिंग ऑब्जर्वेशन होती है। ओके, एंड दिस असेसमेंट गिव अ गुड आइडिया टू द टीचर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग एक्टिविटीज़। अब फॉर्मेटिव किससे रिलेटेड हो गए आपके पास, इफेक्टिवनेस से, यानी ये आपके पास असेसमेंट से रिलेटेड हो गई। ओके, एंड जो आपके पास यहाँ पे सुमेटिव होगी, अब सुमेटिव कहाँ पे यूज़ होती है। सुमेटिव इज अ मेजरमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूव इट। सुमेटिव असेसमेंट इज व्हाट वी नॉर्मली कॉल इवैल्यूएशन। अब सुमेटिव क्या आ गया आपके पास, इवैल्यूएशन, एंड फॉर्मेटिव क्या आपके पास, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। अब असेसमेंट में आपके पास ये सारी की सारी टर्म यूज होती है, टेस्ट, इवैल्यूएटिंग असाइनमेंट्स एंड असेसिंग प्रोजेक्ट, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, और ये फीडबैक के लिए ज़रूरी होती है फॉर्मेटिव, कि हम चेक कर सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड में सही है। ओके, एंड इन कॉन्ट्रास्ट सुमेटिव जो है आपके पास फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए क्वांटिटी है, एंड ये आपके पास इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। तो जरूर याद रखिए, फॉर्मेटिव आपके पास असेसमेंट है, सुमेटिव आपके पास इवैल्यूएशन है। अब बात आती है इवैल्यूएट किस तरह से कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स रखे जाते हैं, कुछ टेस्ट करवाएंगे, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे। दिस रेफर टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट दैट आर डिजाइंड एंड टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर्स फॉर रिलेशन टू वन अदर। तो नॉर्म्स यानी जो आपके पास फॉर्मल वे है, कोई टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसमें वो ही आपके पास आएंगे, बच्चों को ग्रेड्स दिए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे, स्कोरिंग की जाएगी। तो एक नॉर्म्स हैं जो कि चलते आ रहे हैं, इन्हें आप वहाँ से याद रख सकते हैं। ओके, नॉर्म्स रेफर्स हो गए, थ्योरी के ऊपर नहीं जाऊंगा, थ्योरीज काफ़ी लंबी है। यहीं पे आपके पास जो नंबर सिस्टम है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्रिटिनर्स रेफर इवैल्यूएशन, रेफर्ड इवैल्यूएशन। अब जो आपके पास सर्टेन, तो सेकंड जो आपके पास आता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, यानी रेफरेंस लिए जाते हैं आपके पास, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। अब क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड असेसमेंट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग एंड स्टैंडर्ड। अब एक क्राइटेरिया रखा जाता है, जिस तरह आप टैट देते हो, टैट में क्या क्राइटेरिया होता है, 90%। ओके, तो 90% एक क्राइटेरिया है आपके पास, कि अगर कोई भी इस क्राइटेरिया के पास अचीव होता है तो वो टैट क्वालिफाई कर लेगा। ओके, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है कि अगर जिस तरह आपने स्कूल्स में देखा होगा कि 35% मार्क्स जो पासिंग मार्क्स होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जो 33 ले रहे वो वहाँ पे मतलब उसे कुछ नहीं आता। 33 का मीनिंग है कि अगर जो आपके पास सिलेबस कितना है, 100% सिलेबस है, अगर आपने उसका 100% का 33 भी सीख लिया तो वो सफिशेंट है आपके लिए नेक्स्ट क्लास को पढ़ने के लिए। ओके, ये आपके पास एक क्राइटेरिया होता है। ओके, इसमें भी इतना ही आपके पास। यहाँ पे हम नॉलेज चेक करते हैं। दीज आर एग्जीक्यूटिवली यूज इन स्कूल एजुकेशन वर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर यूज टू इवेल्युएट वेयर स्टूडेंट हैव लर्न अ स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्वायर अ स्पेसिफिक स्किल ऑफ सेट। ओके, नेक्स्ट आता है रीज़न कि इवेल्युएट क्यों करते हैं हम। इंश्योरिंग दैट लर्निंग हैज़ टेक प्लेस। अब इवेल्युएशन करने का मेन रीज़न है कि हम चेक करेंगे जो लर्निंग प्रोसेस चली हुई है क्या वो हो रही है कि नहीं, क्या उसमें कोई चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं। ओके, एंश्योरिंग टीचर्स इफेक्टिवनेस। अब जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया लर्निंग को चेक करने के लिए कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है एंश्योरिंग टीचर इफेक्टिवनेस, कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं। इतना ही आप याद रखिए इसमें। नेक्स्ट आता है फॉर क्रिएटिंग अ क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट, एंड एक सही एनवायरनमेंट लर्निंग करने के लिए, कि अगर प्रोसेस नहीं चल रही है, इंश्योरिंग दैट लर्निंग हैज़ टेक प्लेस इज़ नॉट वर्किंग, तो उसके बाद हम उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है कि क्वालिटी, अब टीचर्स की टीचिंग इफेक्टिव नहीं है तो टीचर्स वहाँ पे
कोई ना कोई चेंज करेगा। तो फॉर क्रिएटिंग अ क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट क्या करेंगे हम उसमें, लर्नर सेंटर, नॉलेज सेंटर, असेसमेंट सेंटर एंड कम्युनिटी सेंटर। तो जो आपके पास एनवायरनमेंट है वो 4 फील्ड में है। एक आ गया लर्नर सेंटर, कि लर्नर के ऊपर अटेंशन देंगे, इट पे अटेंशन टू द नॉलेज स्किल एटीट्यूड बिलीव लर्नर, ओके, जो सीख रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है नॉलेज सेंटर। अब नॉलेज के ऊपर देंगे कि जो ज्ञान उसे दिया जा रहा है, जो उसे पढ़ाया जा रहा है, वो इफेक्टिव है कि नहीं, क्या वो मीनिंगलेस है। इट टेक्स सीरियसली द नीड टू हेल्प स्टूडेंट बीइंग नॉलेजेबल बाय लर्निंग इन वे दैट लीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है असेसमेंट सेंटर, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फीडबैक एंड रिवाइज। अब असेसमेंट वर्क करती है आपके पास फीडबैक के लिए, रिवीजन के लिए, एंड आल्सो अबाउट द फैक्ट दैट असेसमेंट मैच द स्टूडेंट learning goal. And next is the community. This refer a several aspect of the community including the classroom as community, the school as a community. अब कम्युनिटी में केवल आपके पास जो आउटसाइड एनवायरमेंट पे वो ही नहीं, बल्कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो गया, स्कूल का एनवायरनमेंट हो गया, एंड डिग्री टू विच स्टूडेंट टीचर एडमिनिस्ट्रेटिव फील कनेक्टेड टू द लार्ज कम्युनिटी ऑफ होम, बिजनेस, स्टेट एंड द नेशनल एंड द इवन द वर्ल्ड। तो ये सारी की सारी कम्युनिटी है जो भी स्टडी के अंदर पार्ट ले रही है। ओके, तो आई होप जो भी मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, आप यहाँ से वीडियो को रोक के भी इसको देख सकते हैं, जो आपको विजिबल है स्क्रीन के ऊपर। एंड नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ असेसमेंट। तो फर्स्ट आती है फॉर्मेटिव, इनको जरूर ध्यान से देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस अकर ओवर द शॉर्ट टर्म। अब फॉर्मेटिव क्या होती है आपके पास, शॉर्ट टर्म असेसमेंट आप इसे कह सकते हैं, यानी ये थोड़े टाइम के लिए वर्क करती है। जैसे आपके पास मिड टर्म एग्जाम हो जाते हैं, थोड़े थोड़े टेस्ट हो जाते हैं बीच में। एज लर्नर फॉर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग ऑफ न्यू कंटेंट एंड इंटीग्रेट इट इनटू द व्हाट दे ऑलरेडी नो। अब इसमें क्या चेक किया जाता है कि आपको कितना पता है, यानी व्हाट दे ऑलरेडी नो। टेस्ट होगा, अगर आपको पता है तो आप वहाँ पे तभी लिख पाओगे। अब ये हेल्पफुल होता है बिहेवियर के लिए, फीडबैक के लिए। फीडबैक टू द लर्नर इज क्विक, यानी जल्दी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आया है, क्या उसे चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आल्सो एनेबल द टीचर टू री थिंक for construct strategy activity and content based on study understanding and performance। अब वो फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर्स को भी हेल्प करती है न्यू सिस्टम बनाने के लिए, कि अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है तो उसके लिए न्यू स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। द टीचर रोल इज सिमिलर टू अ कोच। अब टीचर का क्या रोल होता है इसमें, एज ए कोच। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी इनफॉर्मल लाइक learner work, formal like a written test. It is the most powerful type of assessment for improving student अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या है आपके पास, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटर टर्म असेसमेंट। ये आपके पास इंटर टर्म असेसमेंट आप इसे कह सकते हैं। ओके, दिस टेक प्लेस ओकेजनली ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। अब इसे काफ़ी टाइम के बाद लिया जाता है। पोर्टफोलियो में आपका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। फीडबैक टू द लर्नर इज मोर फॉर्मल यूजिंग टूल फॉर असेसमेंट लाइक प्रोजेक्ट, वर्क, रिटर्न असेसमेंट, टेस्ट। तो इसमें भी वही टर्म आपके पास यूज़ की जाती है, बट यहाँ पे एक पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है कि बच्चा किस फील्ड में सही है, किस फील्ड में सही नहीं है। द लर्नर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू री डेमोस्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग व्हेन द फीडबैक हैज़ बीन अंडरस्टूड एंड एक्ट अपॉन। इंटर टर्म असेसमेंट कैन बी हेल्प टीचर आइडेंटिफाई गैप बिटवीन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड द टीचर इंस्ट्रक्शन। टीचर शुड address this gap between moving on or by incorporating solution in upcoming instruction and activities। ओके, तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक पूरा जो है पूरे उनकी हर एक एक्टिविटी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा पोर्टफोलियो में, एंड एक डिटेल फॉर्म की जाएगी एक असाइनमेंट टाइप में, जहाँ पे चेक किया जाएगा कि बच्चे को कितना नॉलेज है कितना नहीं, और स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में कितना डिफरेंस है। एंड लास्ट आता है सुमेटिव, जो कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सुमेटिव में आपके पास कौन सी टर्म यूज़ होती है, दिस टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ए लार्ज पीरियड। अब ये एंड टर्म एग्जाम है आपके पास। फॉर्मेटिव हो गए जो बीच में होते हैं, पोर्टफोलियो तो उन सबका कॉम्बिनेशन है, एंड सुमेटिव होते हैं जो कि एग्जाम के एंड में होते हैं। ओके,
The results are primarily used by the teacher and school to identify strength and weakness of a curriculum and instruction which provide effective by the next year term student. अब ये जो है इफेक्टिवनेस को चेक करता है, वीकनेस को चेक करता है उनके करिकुलम की। जैसे लास्ट में एग्ज़ाम होगा तो बच्चे ने कितना सीखा है, यहाँ पे वो चेक होगा एकदम लास्ट के एग्ज़ाम में। ओके, रिजल्ट ऑफ सुमेटिव मिड टाइम टू बी रिटर्न टू द स्टूडेंट पेरेंट्स फीडबैक। तो ये सभी के लिए जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे लास्ट का एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट भी काफ़ी टाइम के बाद आता है। तो इसमें बच्चे को अपना पूरा आइडिया हो जाता है कि हम कितना जो है हमने इस साल में सीखा है, कितना नहीं सीखा है। एंड अगर इस बच्चों के काफ़ी कम रिजल्ट आ रहा है तो टीचर उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि उसको वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। ओके, ताकि जो उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। अब नेक्स्ट टर्म आती है डिस्टिंग बिटवीन असाइनमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, तो ये डिफरेंस है आपके पास, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। तो आइए जानते हैं इसमें। द टर्म ऑफ assessment for learning and assessment of learning is used in education beside the term assessment as learning. They are explained for. अब बात आती है सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होगा कि जो भी लर्निंग हो रही है आप उसके लिए असेसमेंट कर रहे हो कि वो सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं। ओके, सो इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव, जो कि टाइम टू टाइम होती रहती है आपके पास। असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मेटिव। इसको जरूर याद रखिएगा। अब फॉर्मेटिव तो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मेटिव क्यों होती है। टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या जो लर्निंग सेंटर्ड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। इसे कह सकते हैं आप असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द इंटरप्रेटिंग एविडेंस फॉर यूज बाय लर्नर एंड दिस टीचर टू डिसाइड वेयर द लर्निंग आर इन देयर लर्नर, वेयर दे नीड टू गो एंड हाउ बेस्ट टू गेट देयर, कि वो सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, क्या हमें उसमें कुछ चेंज करना है कि नहीं। टीचर्स के मेथड्स को चेक किया जाता है कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो आपके पास आती है फॉर्मेटिव। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसे आप कह सकते हैं सुमेटिव। ओके, सुमेटिव कब होती है आपके पास, एट द एंड होती है। इसमें आपके पास क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है आपके पास। अब ऑफ लर्निंग में आपके पास क्या आएगा, ऑफ लर्निंग में हमारे पास आएगा कि हमने उसे जो सिखाया है क्या वो उसने सीखा है कि नहीं, जो हमने एम सेट किए थे वो उसने अचीव किए हैं कि नहीं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अकर when teacher use evidence of a student learning to make judgment on student achieving अगेंस्ट गोल एंड स्टैंडर्ड, कि जो हमने गोल सेट किए थे कि बच्चे को 33% पता होना चाहिए, क्या उसे वो पता है कि नहीं, ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है असेसमेंट एज लर्निंग, तो इसे हम एज ए फीडबैक ऑफ लर्नर वर्क करते हैं। इसे आप पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं। ओके, दिस इज द यूज ऑफ टास्क और एक्टिविटी विच हेल्प स्टूडेंट टू यूज असेसमेंट टू इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग। टास्क देंगे बच्चों को जिससे वो खुद भी अपने जो भी लर्निंग है उसको एनहांस कर सकते हैं। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट अलाउ student to reflect on their own learning and making adjustment so that they achieve deeper understanding. ओके, इसे आप एज ए पोर्टफोलियो भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगी तो वो शुरू में ये चेक कर पाएंगे कि स्कूल सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, जो करिकुलम स्कूल के लिए बना है वो सही है कि नहीं। दिस form of assessment is performed at the school level by teacher and educator. It is done fully of the school based on guidelines by the board education to which of the school is affiliated. अब ये चेक किया जाता है स्कूल्स के द्वारा कि स्कूल्स की जो असेसमेंट की जाएगी, ओके, कि जैसे कोई एजुकेटर है, टीचर्स है, उनकी परफॉर्मेंस सही है कि नहीं। जैसे स्कूल्स में एक मापदंड होता है कि जिनका टैट क्लियर है वो ही पढ़ा पाएंगे। स्कूल्स में इतने क्लासरूम होने चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। ओके, अब इसके फीचर्स क्या हैं, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एंड मल्टी डायमेंशनल। ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड है एंड मल्टी डायमेंशनल है आपके पास। एंड इसमें हर चीज़ को देखा जाता है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। ओके, टीचर हैव फुली अथॉरिटी इन SBA विदाउट एक्सटर्नल
इंटरफेरेंस। अब टीचर्स के पास पूरी अथॉरिटी होती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट की। इट इज़ मोर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। अब ये एकदम ट्रांसपेरेंट होती है एज कम्पेयर टू सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव में आपको थोड़ी पता है कि आपने एग्जाम में क्या लिखा था, आपको तो केवल मार्क्स देखने को मिलेंगे। इट प्रोवाइड अ गुड आइडिया। अभी टीचर्स को अच्छा आइडिया देता है कि बच्चा को किस तरह से सिखाना है, हाउ दे लर्न, वो किस तरह से सीखते हैं, व्हाट डिफिकल्टी दे फेस, किस तरह की डिफिकल्टी वो फेस कर रहे हैं, व्हाट दे इंटरेस्ट आर, और उनका इंटरेस्ट क्या है, एंड सो ऑन। द ट्रेडिशनल इवेल्युएशन सिस्टम यूज अर्लियर इन विच ओनली द स्कूल बोर्ड एग्जाम। अब आपने बोर्ड के एग्जाम देखे होंगे, तो वो एक ट्रेडिशनल मेथड है। ओके, इट डज डिड नॉट टेक into considerable for improving aspect of children learning। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास, नाउ SBA फोकस ऑन कंटिन्यूसली डेवलपमेंट द स्किल एंड competence of child diagnosed and deficiency and take appropriate recommendation measure in the regarding the center board of school education, that is CBC start school based assessment in the formation of continuous and comprehensive evaluation। तो जो आपके पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट है उसमें थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट था, सो इसीलिए इसको चेंज करके CBSE ने न्यू स्टैंडर्ड शुरू किया था 2010 में, दैट इज़ कॉल्ड CCE। फिर ये जो नॉर्मल बोर्ड है NCERT, वहाँ पे भी ये यूज़ किया गया था। सो आइए जानते हैं कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है। ये ग्रेडिंग सिस्टम है, आपने देखा होगा टाइम टू टाइम के ऊपर एग्ज़ाम असाइनमेंट दी जाती है ताकि कंटिन्यूसली हम चेक कर सकें कि बच्चा किस तरह से वर्क कर रहा है। Continuous and comprehensive evaluation is the form of school-based assessment that focus on the development-based socialist and co-socialist area of the children learn. The CCE method is claimed to bring enormous change for the traditional chalk and talk method for a teacher provide it is implement accuracy। CCE can be better understand under the following head। अब CCE जो है कंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूसली आपकी असेसमेंट होगी, इवेल्युएशन होगी कंटिन्यूस प्रोसेस में। आइए जानते हैं कि इसके क्या पर्सपेक्टिव थे आपके पास। So the main objective of CCE is to improve the ongoing teaching learning process by identify learning gap। अब यहाँ पे learning gap को कम किया जाता था, and it consider assessment as a method of motivating children in the improve their future performing in CCE, which has been introduced अप टू सेकेंडरी लेवल 10th तक जो है इसको यूज़ किया जाता था, अप टू 10th तक। द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स एंड इन ईच टर्म सुमेटिव असेसमेंट एंड 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्ट। और यहाँ पे जो है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 सुमेटिव असेसमेंट होती थी एक टर्म में, एंड उसके बाद जो उसमें जो है आपके पास 2 फॉर्मेटिव जो है असेसमेंट हुआ करती थी। एंड FA इन्वॉल्व मोनिटाइज द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन वर्क। एंड जो भी क्लास टीचर्स थे, जो भी आपके पास फैकल्टी थी, वो चेक करती थी टाइम टू टाइम कि जो उनके जो वर्क हैं वो वर्क कर रहे हैं सही टाइप में कि नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड एक चैप्टर है पूरा आपके लिए CCE से रिलेटेड, तो उस चैप्टर में हम ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे केवल इवैल्यूएशन से रिलेटेड है आपके पास सोशलिस्ट एंड को सोशलिस्ट डोमेन। अब ये टर्म्स क्या है आपके पास, वाइल socialist area related to intellectual development involving curriculum, subject, assignments, project work, test। co-social area cover the psychomotor skill, life skill and aptitude। ओके, तो सोशलिस्ट में आपके पास कौन सी टर्म आपके पास ये सारी की सारी प्रोजेक्ट वर्क करिकुलम सब्जेक्ट आ गया। एंड को सोशलिस्ट में आपके पास आती है आपकी पर्सनल यानी स्किल एटीट्यूड, आपके साइकोमोटर स्किल्स। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में इसके किस तरह से वर्क है, बोथ द सोशलिस्ट एंड को सोशलिस्ट डोमेन आर इम्प्रूव फ्रॉम a child development and both should be properly evaluated according to CBSE। the assessment of co-social area is the done by the school by multiple technique। यानी जो को सोशल यानी आपकी जो पर्सनल स्किल्स हैं, बॉडी स्किल्स हैं, एंड जो आपके एप्टीट्यूड हैं एटीट्यूड हैं, उसको स्कूल जो है डिफरेंट टेक्निक के साथ इंक्रीज कर सकता है। असेसमेंट ऑफ लाइफ स्किल इज़ टू बी डन बाय स्कूल। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्कूल्स के अंदर हो सकती है ईजी वे में। हाउ इन एक्चुअल प्रैक्टिस द सोशलाइजेशन डोमेन इज ऑलवेज डोमिनेंट वाइल को सोशलाइज डोमेन गेट इग्नोर। और अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिस में देखोगे तो आपके पास जो को सोशलिस्ट है डोमेन है उसे टोटली इग्नोर किया जाता है, प्राइवेट स्कूल में स्पेशली बच्चों के स्किल्स के ऊपर एटीट्यूड के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। टोटल उनको पढ़ाई करवाई जाती है, पढ़िए अच्छे नंबर लाइए। द को सोशल एरिया असेसमेंट इज डन ओनली एज अ फॉर्मेटिव बाय द टीचर टू मेक
of the deficiency in the co-socialist domain of schools, some parents help the student in development their own interest through their various means। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अब अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सुमेटिव, पोर्टफोलियो, इवैल्यूएशन, असाइनमेंट, सीसीई, तो जो भी बेसिक टर्म थी वो हमने आपके साथ सारी की सारी स्टडी कर ली। इस चैप्टर में तकरीबन आपके पास 60 एमसीक्यू हैं, जो कि हम नेक्स्ट 2-3 आई थिंक 1 या 2 वीडियोस में उसे कवर कर देंगे। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। एंड उस चैप्टर का नाम है आपके पास अचीवमेंट्स एंड फॉर्मल ऑफ क्वेश्चन, या फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चनिंग किस तरह से बनती है, जो भी इवैल्यूएशन का सिस्टम है उसे किस तरह से वर्क करवाया जाता है, जिसमें आपके पास एसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, आपके पास रिलायबल, वैलिडिटी, इन सभी टर्म को हम स्टडी करेंगे। सो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।